नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में चित्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? आपने देखा होगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र बने होते हैं। आपको बताना है कि उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ये प्रश्न जो है सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस में हैं, पाठ्य पुस्तक को सुंदर और रंगीन बनाना, अमूर्त और कठिन विचारों अवधारणाओं को समझना व आसान बनाना, या पाठ्य पुस्तक के पन्नों की संख्या बढ़ाना, या केवल बच्चों का मनोरंजन करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो चित्र बने होते हैं उसका मुख्य कार्य है अमूर्त और कठिन विचारों या अवधारणाओं को समझना व उसे आसान बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक को अपनी कक्षा में पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? ये प्रश्न बिहार एस्टेट में पूछा गया है 2024 में। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? एक प्राथमिक शिक्षक को अपनी कक्षा में यदि पढ़ना सिखाना है तो सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? आपके पास ऑप्शंस में हैं, केवल अक्षर ज्ञान और वर्णमाला रटाने पर, अर्थ ग्रहण करने और संदर्भ में भाषा समझने पर, या कठिन शब्दों की स्पेलिंग याद कराने पर, या केवल सुलेख लिखवाने पर। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले किस पर ध्यान देना होगा? अर्थ ग्रहण करने और संदर्भ में भाषा समझने पर। हमारा अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है। आपके पास विकल्प में है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, यह स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति और बोलने के अभ्यास की उपेक्षा करती है, इसमें कोई नियम नहीं सिखाए जाते, यह केवल प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? व्याकरण अनुवाद विधि का सबसे बड़ा दोष इनमें से क्या है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति और बोलने के अभ्यास की उपेक्षा करती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का संबंध मुख्य रूप से किस कौशल से है? ध्वन्यात्मक जागरूकता का संबंध मुख्य रूप से किस कौशल से है? ये प्रश्न जो है सी टेट में भी पूछा गया है और एस टेट में भी। आपके पास ऑप्शंस में है, केवल सुंदर लिखने से, भाषा की ध्वनियों को पहचानने बोलने और उनमें हेर फेर करने की क्षमता से, केवल चित्र देखकर कहानी सुनाने से, या बिना समझे तेजी से पढ़ने से। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्वन्यात्मक जागरूकता का संबंध मुख्य रूप से किस कौशल से है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की ध्वनियों को पहचानने बोलने और उनमें हेर फेर करने की क्षमता से। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? क्या प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न एमपी टेट में पूछा गया है और आपके पास विकल्प दिए गए हैं कि छात्रों को वार्षिक परीक्षा में ग्रेड देने के लिए, सीखने के दौरान आ रही विशिष्ट कठिनाइयों और कमियों की पहचान करने के लिए, अभिभावकों को शिकायत पत्र भेजने के लिए, या केवल प्रतिभावान छात्रों का चयन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पिछली क्लास में ही मैंने आपको डिटेल्स इसके बारे में बताया था। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। निदानात्मक परीक्षण का क्यों आयोजित किया जाता है? ताकि हमें पता चले कि सीखने के दौरान जो कठिनाई आ रही है, कठिनाइयों और कमियों की पहचान करने के लिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
कक्षा 3 की शिक्षिका बच्चों को आपस में अपनी अपनी पसंदीदा वस्तु पर चर्चा करने का अवसर देती है। यह गतिविधि किस बात को बढ़ावा देती है? ठीक है, ये प्रश्न जो है वो सीटेट में भी पूछा गया है और आरईटी में भी पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है कि कक्षा 3 की शिक्षिका बच्चों को आपस में अपनी अपनी पसंदीदा वस्तु पर चर्चा करने का अवसर देती है। यह गतिविधि किस बात को बढ़ावा देती है? आपके पास ऑप्शंस में है कक्षा में अनुशासनहीनता और शोर, वास्तविक जीवन से जुड़कर अर्थपूर्ण भाषा प्रयोग, केवल समय की बर्बादी, केवल पाठ्य पुस्तक का रटना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब कक्षा 3 की शिक्षिका बच्चों को आपस में अपनी पसंदीदा वस्तु पर चर्चा करने का अवसर देगी तो क्या होगा? उससे वास्तविक जीवन से जुड़कर अर्थपूर्ण भाषा प्रयोग गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, नोआम चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित एलएडी का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न सीटेट पेपर 2 में पूछा गया है 2024 में और बिहार एस्टेट में भी पूछा गया है 2025 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? नोआम चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित एलएडी का पूरा नाम क्या है? आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एलएडी का पूरा नाम क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है और ये प्रश्न यूपी टेट 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना, सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और योग्यताओं को पहचान कर अवसर देना, कमजोर बच्चों को कक्षा से अलग बैठाना या केवल सबसे तेज बच्चे को ही पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और योग्यताओं को पहचान कर अवसर देना। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत में प्राथमिक स्तर पर पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए? ये प्रश्न बिहार एस्टेट में पूछा गया है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत में प्राथमिक स्तर पर पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शंस में है केवल अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, केवल संस्कृत या केवल विदेशी भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, किसके अनुसार? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, मौन वाचन किस कक्षा के बाद शुरू करना सबसे उपयुक्त माना जाता है? आपके पास, और ये प्रश्न जो है सीटेट 2024 में पूछा गया है कि मौन वाचन किस कक्षा के बाद शुरू करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है कक्षा 1 से ही, प्राथमिक स्तर के बाद, लगभग कक्षा 3 या 4 से, केवल कॉलेज स्तर पर, केवल बोर्ड परीक्षा के समय। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर के बाद, लगभग कक्षा 3 या 4 से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
भाषा की कक्षा में मुद्रित मुद्रित प्रिंट मतलब समृद्ध परिवेश का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शंस में है दीवारों पर केवल महंगी पेंटिंग्स लगाना, कक्षा में जगह जगह चित्र, बाल साहित्य, लेबल और लिखित सामग्री प्रदर्शित होना, केवल कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन रखना, केवल पाठ्य पुस्तक अलमारी में बंद रखना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा की कक्षा में मुद्रित मतलब प्रिंट समृद्ध परिवेश का क्या अर्थ है? दीवारों पर केवल महंगे पेंटिंग्स लगाना, कक्षा में जगह जगह चित्र, बाल साहित्य, लेबल और लिखित सामग्री प्रदर्शित होना, केवल कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन रखना या केवल पाठ्य पुस्तक अलमारी में बंद रखना। तो बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में जगह जगह चित्र, बाल साहित्य, लेबल और लिखित सामग्री प्रदर्शित होना। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा समग्र उपागम किस विचार पर आधारित है? भाषा समग्र उपागम किस विचार पर आधारित है? ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है 2024 में। और आपके पास ऑप्शंस में है कि भाषा को टुकड़ों में सिखाना मतलब केवल वर्णों में सिखाना, भाषा को एक अर्थपूर्ण इकाई के रूप में समग्रता से सिखाना, केवल व्याकरण के नियम याद कराना या केवल अनुवाद करवाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा समग्र उपागम किस विचार पर आधारित है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा को एक अर्थपूर्ण इकाई के रूप में समग्रता से सिखाना। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, आगमन विधि का मुख्य सूत्र क्या है? ये प्रश्न एमपी टेट और बिहार एसटेट में पूछा गया है कि आगमन विधि का मुख्य सूत्र क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या अज्ञात से ज्ञात की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? आगमन विधि का मुख्य सूत्र क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण से नियम की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा पढ़ते समय अक्षरों को उल्टा जैसे बी को डी या 12 को 21 देखता या लिखता है तो यह किस विकार का लक्षण है? पिछली क्लास में ही मैंने आपको इससे संबंधित एक प्रश्न करवाया था, ठीक है। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप चाहे तो इस क्लास के बाद इससे जो पहली क्लास हुई है हमारी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा कि यदि कोई बच्चा पढ़ते समय अक्षरों को उल्टा, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, बी और डी में अंतर नहीं जान पाते, ठीक है, तो वो उसको हमेशा उल्टा पढ़ता भी है और लिखता भी है। तो आपको यह बताना है कि यह किस विकार का लक्षण है। आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शंस में है डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिप्थीरिया या अफेसिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ठीक है। यह किस विकार का लक्षण है? डिसलेक्सिया का। हमारा अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न को ध्यान से सुनना। प्रश्न पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है। ये प्रश्न सी टेट पेपर 2 2024 में और एस टेट 2025 में पूछा गया है। और आपके पास ऑप्शंस में हैं केवल शैक्षणिक विषयों का मूल्यांकन, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का विकास एवं मूल्यांकन,
केवल खेल कूद का मूल्यांकन या केवल हस्तलेखन का परीक्षण? तो बताइए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है उसका अर्थ बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का विकास एवं मूल्यांकन। व्यापक का अर्थ क्या होता है? व्यापक, इसमें बच्चे के केवल किताबी ज्ञान का नहीं बल्कि उसके व्यवहार, खेल, कला, समग्र व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है, मतलब शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का विकास एवं मूल्यांकन किया जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।